हेलो मित्रों, आज से हम रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं वो क्या है, कैलेंडर। तो यहाँ पर लिखो कैलेंडर। अब जो कैलेंडर है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पंचांग। तो यहाँ पर देखो, हम किसी भी टॉपिक को किस वे में कवर करेंगे इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले थ्योरी की बात करते हैं। तो थ्योरी की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या आता है कि जो कैलेंडर है उसको किसने बनाया था। मीन्स जो कैलेंडर के जनक हैं या फिर जिनको बोल सकते हैं फादर ऑफ कैलेंडर, वो कौन थे। तो यहाँ पर लिखो, जो कैलेंडर के जनक थे या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं, पिता, फादर ऑफ कैलेंडर, वो कौन थे। तो देखो, इनका नाम था पोप ग्रेगरी। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये यूनान शहर के रहने वाले थे, जो कहाँ पर है, रोम में। यूनान शहर के रहने वाले थे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इनके नाम के आगे क्या लगा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पोप। तो जो पोप है इसका मतलब क्या होता है, इसको देखो। जैसे हमारे जो हिंदू धर्म है, जैसे हमारा जो हिंदू धर्म है, इसमें पूजा पाठ की जो जगह होती है वो क्या होती है, मंदिर। और मंदिर में जो पूजा पाठ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बताओ, पुजारी। और जो पुजारियों का जो हेड है, जो पुजारियों का हेड है उसको हम क्या बोलते हैं, महंत। इसी तरीके से इसी तरीके से जो ये पोप ग्रेगरी थे, ये क्या थे, इनका जो धर्म था वो क्या था, क्रिश्चियन। ठीक है। और जो क्रिश्चियन जो होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, चर्च, गिरजाघर, है ना, गिरजाघर। तो वहाँ पर जो पुजारी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको वो बोलते हैं पादरी। और इसी तरीके से काफ़ी सारी जो पादरी हैं उनका जो हेड होता है उनको हम क्या बोलते हैं, पोप। जो पादरियों का जो हेड है उनको हम क्या बोलते हैं, पोप। तो ये उस शहर के ये 13वें नंबर के पोप थे। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने अपने जीवन में देखा कि इनसे पहले एक कैलेंडर बन चुका था जिसको किसने बनाया था, जूलियर सीजर ने। सबसे पहले जो कैलेंडर बनाया था वो किसने बनाया था, जूलियर सीजर। इन्होंने सबसे पहले कैलेंडर बना दिया था, सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया था, कैलेंडर। और उस समय पर जो वहाँ की पब्लिक थी वो उस कैलेंडर को यूज़ भी करती थी। लेकिन जो यहाँ पर जो पोप ग्रेगरी थे उन्होंने देखा कि जो जूलियर सीजर ने जो कैलेंडर बनाया है उसमें कुछ कमियां हैं। ठीक है। तो पहले तो जो इनकी कमियां थीं, इनको पहले जो पोप ग्रेगरी थे उन्होंने प्रूफ किया कि इसमें गलतियां हैं। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने दूसरा कैलेंडर बनाया, जो कमियां थीं उनको हटाकर पोप ग्रेगरी ने दूसरा कैलेंडर बनाया। तो क्या किया, पोप ग्रेगरी ने नया तथा आधुनिक कैलेंडर, जिसको हम आज भी यूज़ करते हैं, आधुनिक कैलेंडर प्रस्तुत किया।
और यही कारण है कि इनको कैलेंडर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कैलेंडर। इतनी बात समझ में आ गई। और इन्हीं के नाम पर जो वर्तमान कैलेंडर है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्रेगरियन कैलेंडर से। ठीक है, तो जो हमारा वर्तमान का जो कैलेंडर है, वर्तमान कैलेंडर, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्रेगरियन कैलेंडर। कैलेंडर, ठीक है। इसके बाद उस समय पर जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो उन्होंने 22 मार्च 1957 को जो ये पंचांग था इसको राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में घोषित कर दिया। तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी लिख लो कि 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय पंचांग के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है, और ये कब किया था? 22 मार्च 1957 को। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ, वो सन के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है ना? इस चीज़ के बारे में पता है? अब यहाँ पर देखिए, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन और लगभग 6 घंटे। यहाँ पर ये सन है और ये क्या है? अर्थ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो एग्जैक्ट टाइम लगता है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये 6 घंटे हैं इसकी जगह ये लगभग लिखा है ना, एक्चुअली में कितना होता है? 5 घंटे 48 मिनट और यहाँ पर 45 सेकंड। और अगर आगे भी बात करें तो 51 नैनो सेकंड लगती हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जब 4 चक्कर लगेंगे, जब हमारी पृथ्वी सन के 4 चक्कर लगाएगी, तो जो ये लगभग 6 घंटे हैं ये कितने घंटे बनेंगे? यहाँ पर 24 आवर्स। और 24 घंटे का मतलब कितना होता है? एक दिन। इसका मतलब जब पृथ्वी 4 चक्कर लगाएगी तो इसका मतलब कितने साल हो जाएंगे? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष के बाद हम क्या करते हैं? 4 वर्ष के बाद जो दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 365 प्लस 1, तो कितनी हो जाएगी? 366 दिन। और इस दिन जो फरवरी का जो महीना होता है, जो फरवरी माह होता है, वो कितने दिनों का होता है? 29 दिनों का। ठीक है, और इसी कारण से पोप ग्रेगरी ने जो कैलेंडर था उसको 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया। तो यहाँ पर इसको लिख लो। इससे क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने? इसलिए जो पोप ग्रेगरी थे उन्होंने कैलेंडर को 2 भागों में वर्गीकृत किया। इसमें से पहले को उन्होंने नाम दिया साधारण
वर्ष। और जो दूसरा था उसको क्या नाम दिया, लीप वर्ष, लीप वर्ष। तो यहाँ पर देखिए साधारण वर्ष क्या होते हैं, तो कोई भी वर्ष है उसको अगर हम 4 से भाग दें, अगर भाग नहीं जाता है 4 से तो उसको हम क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष। और इसी तरीके से अगर किसी वर्ष में 4 का भाग दें और अगर भाग पूरा पूरा चला जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। तो जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। और जो फरवरी माह होता है, फरवरी माह वो 28 दिनों का होता है, 28 दिन का। ठीक है, जैसे अगर एग्ज़ाम्पल देखना चाहें तो कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे मान लो 1994 ले लिया, इसी तरीके से मान लो 2006 ले लिया। ठीक है, इसी तरीके से मान लो 2013 ले लिया। तो इनमें क्या है, 4 से भाग नहीं जा रहा। अब वो कैसे देखते हैं 4 से भाग देना, देखो यहाँ पर जैसे 1994 है, इसको 4 से भाग देना है तो हम केवल जो लास्ट के 2 अंक हैं उन्हीं में 4 का भाग देंगे। अगर 4 से पूरा पूरा भाग चला गया तो इसका मतलब पूरी संख्या 4 से क्या है, भाजित है। तो यहाँ पर जो 94 है ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा कम्प्लीटली, तो इसका मतलब ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं। अब मैं इसका कारण भी बता देता हूँ कि लास्ट के जो 2 अंक हैं उन्हीं को हम भाग क्यों देते हैं। तो जैसे 1994 है, इसको मैं लास्ट के 2 अंक के रूप में ऐसा लिख सकता हूँ 1900 + 94, और इसको भाग किससे देना है, 4 से। तो आपको पता है जब भी यहाँ पर 100 का मल्टीपल आ जाएगा तो 4 से भाग चला जाएगा, क्योंकि 100 को अगर 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 25। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ना 19 × 100/4, तो ये पूरा पूरा कटेगा। इसी तरीके से कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, इसलिए हम उसके जो लास्ट के 2 अंक हैं उसी को 4 से भाग देते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 104 है तो यहाँ पर हम केवल जो लास्ट के 2 अंक हैं उसी को 4 से भाग दे के देखेंगे। क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 100 + 4, तो 100 में तो 4 का भाग जाने वाला है ही, तो इसलिए हम जो लास्ट का जो 2 अंक हैं उसी में हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। वैसे बाद में जब हम इन चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ पर बता देंगे। तो 4 से जो भाग का जो नियम है उसको आप याद रखें, ये मेरा बताने का यहाँ पर उद्देश्य था। ठीक है, तो लीप वर्ष जो है इसमें जो दिनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 366 दिन। और यहाँ पर जो फरवरी माह होगा, फरवरी माह वो कितने दिनों का होगा, 29 दिनों का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लो 2012 लिख दिया, तो ये जो लास्ट में जो 2 अंक लिखे हैं 12 वो 4 से भाजित है। इसका मतलब जो ये पूर्ण संख्या है जो 2012 लिखा हुआ है ये 4 से क्या होगी, भाजित। तो ये क्या है, ये एक लीप वर्ष है। तो देखो इतनी बातें तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में सभी को पता होती है, इसमें नया क्या है। लेकिन यहाँ पर देखो ये बात एग्जामिनर को भी पता है कि इतनी बातें आपको पता हैं, लेकिन वो क्या पूछता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखो, पहले आप यहाँ पर लिखो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। तो यहाँ पर ए पार्ट लिख लो, यहाँ पर मान लो 1982, जो बी वाला पार्ट है उसको मान लो 1991, और जो सी वाला पार्ट है वो आप मान लो कितना लिखा हुआ है, 1500, और जो डी वाला पार्ट है उसको मान लो इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अभी तक की हमारी जानकारी है उसके अनुसार जो इसका आंसर है वो बताओ क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो 1982 है इसमें जब हम 4 से भाग देंगे तो जो 82 है ये तो 4 से भाग ही नहीं जा रहा। जो 82 है उसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये 4 से भाजित संख्या नहीं है। इसी तरीके से 1991 में भी जब 4 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, लेकिन जो 1500 है उसमें 4 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सी। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। इसी क्रम में हम पहले आगे एक टॉपिक और सीखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन के बारे में आपको संपूर्णता से जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखो शताब्दी वर्ष के बारे में। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो लिखो शताब्दी वर्ष। ये भी वर्ष का ही एक प्रकार है। जैसे कोई भी वर्ष है उसको अगर 100 से भाग देंगे, अगर पूरा पूरा भाग चला गया तो इसका मतलब क्या है, वो एक शताब्दी वर्ष है। ये तो सिंपल है। तो जो शताब्दी वर्ष है उसको भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है साधारण शताब्दी, साधारण शताब्दी, और एक क्या होता है शताब्दी लीप वर्ष। लीप वर्ष। ये जो साधारण शताब्दी लिखा है इसको कभी कभी शताब्दी साधारण भी लिख देते हैं। ठीक है, एक ही बात है। अब यहाँ पर जो शताब्दी साधारण है इसको देखिए, शताब्दी साधारण वर्ष। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो शताब्दी होनी चाहिए, उसी के बाद ही बताएंगे कि शताब्दी का कौन सा प्रकार है, शताब्दी साधारण है या फिर शताब्दी लीप है। तो जो शताब्दी है उसको हम 4 से भाग नहीं देंगे, उसको हमें 400 से भाग देना पड़ेगा। अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है इसका मतलब जो शताब्दी है वो क्या है, शताब्दी साधारण वर्ष। और इसमें जो दिनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 365 दिन। और इस वर्ष में जो फरवरी होगा, जो फरवरी माह होगा वो कितने दिनों का होगा, 28 दिन का। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो 600। ठीक है, इसी तरीके से आप लिख सकते हो 900, 1100, 1700। ये सब क्या है, शताब्दी साधारण वर्ष। और इसमें दिनों की संख्या कितनी होगी, 365। फरवरी माह में कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे। अब जो इसका दूसरा प्रकार है उसको लिख लीजिए, शताब्दी लीप वर्ष। लीप वर्ष। तो इसमें शताब्दी को जब 400 से भाग देंगे तो क्या होगा, भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर जो दिनों की संख्या होगी वो कितने होंगे, 366 दिन। और फरवरी माह, जब भी 366 दिन होते हैं तो फरवरी माह में एक दिन जोड़ दिया जाता है। तो फरवरी माह कितने दिनों का होगा, 29 दिन का। उदाहरण के लिए 400, 800, 1600, 1200, इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये उदाहरण था इसको देखो कि हम शताब्दी में लीप वर्ष फाइंड करने के लिए कभी भी 4 से भाग नहीं देते हैं। कितने से भाग देते हैं, 400 से। तो यहाँ पर देखो ये तो शताब्दी नहीं है तो इसको हमने किससे भाग दिया, 4 से। ठीक है, ये भी शताब्दी नहीं है क्योंकि इसमें 100 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो इसको भी हमने किससे भाग दिया, 4 से। इसको देखो ये क्या है, ये शताब्दी वर्ष है। ये क्या है, शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष को हम किससे भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं, ना कि 4 से।
अब यहाँ पर अगर 1500 को आप 400 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 15 में 4 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये भी एक लीप वर्ष नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर जो हमने साधारण वर्ष सीखे, लीप वर्ष फाइंड आउट करना सीखा, इनकी कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख रहे हैं हम, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसमें जो पहला बिंदु है इसको लिखिए कि कोई भी साधारण वर्ष है, अगर कोई भी वर्ष साधारण वर्ष है तो उसका वर्ष का जो प्रथम दिन है, प्रथम दिन, और जो अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन, वो क्या होगा? समान। जैसे यहाँ पर अगर उदाहरण की बात करें, ये क्या होंगे? समान। जैसे यहाँ पर हम कुछ उदाहरण की बात करते हैं, अगर 1 जनवरी, अगर 1 जनवरी 2002 को मंगलवार था, क्या था? मंगलवार, तो इस वर्ष का जो अंतिम दिन होगा क्या होगा? 31 दिसंबर 2002 को क्या होगा? देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको चेक करो कि ये साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। तो क्या लिखा हुआ है? 2002। क्या ये शताब्दी है? ये शताब्दी नहीं है, इसलिए इसको कितने से भाग करेंगे? 4 से। तो जब इसको 4 से भाग करेंगे तो लास्ट के 2 अंक क्या हैं? 0,2। वो पूरा पूरा 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये 4 से भाजित नहीं है, इसका मतलब समान दिन होगा। क्या होगा? मंगलवार। क्योंकि ये क्या है? ये एक साधारण वर्ष है। ये उदाहरण एक की बात हो गई। अगर दूसरा उदाहरण लें तो वो क्या ले रहे हैं? अगर 1 जनवरी 1900 को सोमवार है, क्या है? सोमवार, तो हमें बताना है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1900 को क्या होगा? सबसे पहले इसको चेक करो कि एक साधारण वर्ष है या फिर एक लीप वर्ष है। तो क्या लिखा हुआ है? 1900। अब बताओ इसको हम 4 से भाग दें या फिर 400 से? तो आप कहेंगे कि सर ये तो शताब्दी है, शताब्दी को तो लीप वर्ष अगर होगा तो उसको तो हम 400 से भाग देते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने, इसको कितने से भाग देंगे? 400 से। जो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब क्या? साधारण वर्ष। तो अब 31 दिसंबर 1900 को भी कौन सा डे होगा? सोमवार। तो यहाँ पर क्या आएगा? सोमवार। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से जो इनके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो इनकी विशेषताएं हैं, उनको पहले एक क्रम के रूप में हम समझ लेंगे। उसके बाद जैसे आप सोच रहे हैं ना कि इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि 1 जनवरी 1982 को कौन सा वार था, वो सब आगे हम न्यूमेरिकल पोर्शन में ले लेंगे, उनके सारे सूत्र हम लिखवा देंगे। लेकिन आप पहले यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं इनको समझते रहिए, इसी से हम सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करेंगे। क्योंकि परीक्षा में क्या है कि कोई भी सवाल हो सकता है कि डायरेक्ट आ जाए। जैसे कोई भी सवाल है, मान लो साधारण वर्ष के बारे में इसी तरीके से फैक्ट के रूप में पूछ ले, तो आप क्या करोगे बताओ? तो फैक्ट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन है हम वो भी करवाएंगे, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी करवाएंगे। कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटने वाला। आप जो थ्योरेटिकल पोर्शन है पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसी क्रम में जो लीप वर्ष है इसकी जो विशेषता है इसको भी लिख लेते हैं। अगर कोई वर्ष क्या है? लीप वर्ष, तो उसकी क्या विशेषता होती है? जो
वर्ष का प्रथम दिन है और वर्ष का जो अंतिम दिन है उसमें कितने दिन का अंतर होता है? एक दिन का अंतर होता है। और जो अंतिम दिन है वो एक ज़्यादा होगा। जैसे मान लो कि जो प्रथम दिन है वो क्या, सोमवार, तो अंतिम दिन क्या होगा? मंगलवार। प्रथम दिन क्या होगा? शनिवार, तो अंतिम दिन क्या होगा? इससे एक ज़्यादा, रविवार। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं। उदाहरण यहाँ पर पहले उदाहरण की बात करते हैं कि 1 जनवरी, यदि 1 जनवरी 2012 को क्या था? रविवार, तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? बताओ यहाँ पर। तो इस क्रम में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो वर्ष दिया हुआ है 2012, ये एक लीप वर्ष है या फिर नहीं। तो ये एक शताब्दी तो है नहीं, तो इसको कितने से भाग देंगे? 4 से। तो लास्ट के 2 अंक क्या हैं? 12। 12 4 से भाग जाता है, 4 तिया 12। इसका मतलब ये 4 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब क्या? लीप वर्ष। तो यहाँ पर जो अंतिम दिन होगा वो रविवार से एक ज़्यादा क्या होगा? रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार। तो यहाँ पर क्या होगा? सोमवार। इसी तरीके से एक और उदाहरण देखते हैं इसी क्रम में। अगर 1 जनवरी और मान लो 2000 को क्या था? शनिवार। तो अब हमें बताना है 31 दिसंबर 2012 को क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए 2000 है, ये एक शताब्दी है। अगर इसको लीप वर्ष चेक करना है तो इसको कितने से भाग देंगे? 400 से। तो ये 400 से पूर्णतः विभाजित है। देखो यहाँ पर कितना आ गया? 5। इसका मतलब ये क्या है? ये एक लीप वर्ष है। तो यहाँ पर जो अंतिम दिन आएगा वो शनिवार से एक ज़्यादा क्या होगा? रविवार। तो क्या आएगा? रविवार। तो यहाँ पर जो ये मैंने विशेषताएं लिखवाई है इसका कारण क्या है? परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है कि यदि एक लीप वर्ष का 1 जनवरी का ये दिन था तो बताओ 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो वहाँ पर आप क्या करेंगे बताओ? तो उस केस में जो ये विशेषताएं हैं ये आपको काम आएंगी। तो यहाँ पर हम जो डेली जो लेक्चर को डिस्कस करेंगे तो वो आधे घंटे की क्लास रहेगी डेली की। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो लेक्चर है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर देखिए जो कैलेंडर है इसकी स्पेलिंग क्या होगी? CALENDAR। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? पंचांग। तो ये आप देख लेना है ना, तो शायद ये स्पेलिंग होती है CALENDAR। तो यहाँ पर आप बताओ कि आपको ये जो पहला लेक्चर है वो कैसा लगा, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की टिप्स अगर आपको देनी है कि और भी अच्छे वे में हम किस तरीके से डिस्कस करें तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद।